हेलो स्टूडेंट्स, स्टू वन में आपका स्वागत है। मैं संतोष कुमार सिंह, आपका फिजिक्स मेंटर, बीटेक फ्रॉम एनआईटी जालंधर। मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूं और लगभग हजारों बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर्स बन चुके हैं मेरे पढ़ाए हुए। और इस दौरान अगली बारी आपकी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक वेव की आखिरी क्लास है। इसमें हम लोग डॉपलर इफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ पार्ट हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट को लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने एक केस डिस्कस कर लिया था जब सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूविंग कंडीशन में है। यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट व्हेन सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज इन रेस्ट। देखिए ऐसे सिचुएशन में जैसे ये है सोर्स जो कि मोशन में है, इसकी स्पीड मान लीजिए इधर है कि वीएस कह दिया, असिस्टेंट फॉर सोर्स, और इधर साउंड भी जा रहा है सी, इसीलिए स्पीड ऑफ साउंड को अलग नोटेशन हमने दिया था, स्पीड ऑफ साउंड। और यहाँ पे है ऑब्जर्वर। अब आप देखिए जो वेव यहाँ से ट्रैवर्स करेगी, मान लेते हैं ये होगा उसका वेवलेंथ, तो एक टाइम पीरियड में, कहने का मतलब क्या है कि ये 0 से लेकर t टाइम तक यहाँ तक यदि जाएगी तो उसी टाइम पीरियड के दौरान vs स्पीड से जो साउंड सोर्स है वह भी कुछ आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे बढ़ेगा? तो हम कहेंगे कि ये कुछ यहाँ से यहाँ आ जाएगा और ये डिस्टेंस कितना होगा तो कहेंगे vs इंटू टाइम t, vst। तो इफेक्टिव जो वेवलेंथ होगा, यानी जो एक साइकिल में सोर्स और साउंड कितना दूर जाएगा तो कहेंगे वह यह होगा, और दैट इज कॉल्ड, ये जो लेंथ है, लैम्डा अपरेंट, और यही इसके पास पहुंचेगा। ये नहीं, एक्चुअल लैम्डा नहीं, ये पूरी वैल्यू लैम्डा नॉट है। तो लैम्डा अपरेंट इज इक्वल टू, देखिए मैं लिख रहा हूं लैम्डा नॉट माइनस वीएसटी, ये वाला लें। जब सोर्स इधर जा रहा होता तो यही चीजें अपोजिट हो जाती, तो यहां से वेवलेंथ बढ़ जाता, फिर प्लस वीएसटी, यानी माइनस और प्लस दोनों साथ में चलेंगे। डिपेंड करेगा कि सोर्स, हाँ, सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा तो घटेगा और दूर जाएगा तो आएगा। अब लेम्डा नॉट की वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं c बाई एन नॉट, और माइनस प्लस वी एस, और t को हम लिख सकते हैं एन नॉट। तो यहाँ से c माइनस प्लस वी एस बाई एन नॉट, दिस वन इज द लेम्डा अपरेंट। अब ये जो साउंड सोर्स है वह तो मूविंग है पर ऑब्जर्वर रेस्ट में है, तो 1 सेकेंड में c मीटर का साउंड सुनेगा, तो इसके पास एन अपरेंट बराबर c अपॉन लेम्डा नॉट, नहीं लेम्डा अपरेंट, वैल्यू पुट करते हैं c अपॉन c माइनस प्लस वी एस, और ऊपर गया एन नॉट, विच इज इक्वल टू एन अपरेंट। लास्ट क्लास में याद करें, जब सोर्स मूविंग रेस्ट में था और ऑब्जर्वर मूविंग था, तो ऊपर आया था एन नॉट सी प्लस माइनस वी ओ, यानी ऑब्जर्वर की स्पीड अपॉन सी माइनस प्लस वी एस, ये आया था। पर जब सोर्स मूविंग होगा तो डिनोमिनेटर में सी में से वी एस घटाएंगे, कब? जब ऑब्जर्वर के पास जाएगा, और दूर जाएगा तो जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप ध्यान में रखिएगा। अब हम दोनों को कंबाइंड रिजल्ट देखते हैं कि यदि दोनों मोशन में होंगे तब क्या होने वाला है। देखिए
बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, ये है वी एस से। सेम वही बात है, यहाँ पे सिर्फ मैं लेमडा इफेक्टिव लिख देता हूँ या लेमडा अपरेंट। लेमडा अपरेंट अभी देखिए हमने कैलकुलेट किया था, इज इक्वल टू सी माइनस प्लस वी एस बाई एन नॉट। ओके, और ये है ऑब्जर्वर। अब ये रेस्ट में नहीं है, मान लिया कि ये इधर वीओ स्पीड से मूव कर रहा है, तो एक सेकेंड में जो सुनेगा एन अपरेंट, ध्यान दीजिएगा, एन अपरेंट इज इक्वल टू, ये इधर भी जा सकता है या इधर भी जा सकता है, इसके साथ भी दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। तो एन अपरेंट इज इक्वल टू, जब इधर जाएगा तो सी प्लस वी ओ और इधर जाएगा तो सी माइनस वी ओ अपॉन लेमडा अपरेंट। लेमडा अपरेंट की वैल्यू हम लोग यहाँ से पुट करेंगे और यहाँ पे हम लोग पाएंगे एन अपरेंट इज इक्वल टू, देखिए ऊपर गया एन नॉट सी प्लस माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस प्लस वी एस। यही देखिए जनरल फार्मूला है हर केसेस के लिए, जिसको आपको ध्यान में रखना है। एन अपरेंट इज इक्वल टू एन नॉट सी प्लस माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस प्लस वी एस। कब? ध्यान दीजिए, जब ऑब्जर्वर पास में आएगा तो जोड़ेंगे। ऑब्जर्वर की स्पीड, पहले ये ध्यान रखिए, ऑब्जर्वर की स्पीड ऊपर जोड़ते घटाते हैं और सोर्स की नीचे। ऑब्जर्वर सोर्स के पास जाएगा प्लस, दूर जाएगा माइनस, ठीक। सोर्स की स्पीड घटाते हैं, उल्टा चलता है इसके, घटाते हैं कब? जब ऑब्जर्वर के पास जाता है, दूर जाता है तो जोड़ते हैं। ये रिजल्ट ध्यान रखिए। और वेयर एन नॉट इज द एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, लिखिए इसे। बात करते हैं, कार इज कंटिन्यूसली साउंडिंग ए हॉर्न ऑफ 256 हर्ट्ज, एन नॉट इज इक्वल टू 256 हर्ट्ज, मूविंग टुवर्ड ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। ये देखिए कार है आपका, ठीक। ये कार एक ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है जो कि स्टैंडिंग है। देखिए, और यदि कार की स्पीड की बात किया जाए, यदि स्पीड ऑफ साउंड सी है, तो कह रहा है कि ऑब्जर्व यानी जो सोर्स है यानी कार की स्पीड c/20 है। देखिए लिखा है स्टेशनरी ऑब्जर्वर विथ वेलोसिटी 1/20 दैट ऑफ साउंड, देन व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट हर्ड बाय ऑब्जर्वर बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द इंजन। यानी जस्ट जब इधर जाएगा और फिर जब इससे बाहर निकलेगा, दोनों सिचुएशन, जब कार इसकी तरफ अप्रोच कर रहा होगा और कार इसको क्रॉस करेगा, दोनों ही टाइमिंग में, और ये रेस्ट में है, ठीक है। तो निकालिए, जब इसकी तरफ जाएगा तो मान लेंगे एन अपरेंट की वैल्यू n1 है, और जब बाहर क्रॉस करेगा तो n2 है। दोनों के केसेस में सिचुएशन अलग अलग होंगे। जरा वैल्यूज पुट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए। तो बिफोर एंड आफ्टर पासिंग द इंजन, देखिए n1 इज इक्वल टू n नॉट, ऑब्जर्वर रेस्ट में है यानी c प्लस माइनस 0 होगा, अपॉन c माइनस, देखिए ऑब्जर्वर जब पास जाएगा, अरे सोर्स के पास जाएगा जब, तो सोर्स जब पास जाएगा तो माइनस करेंगे -c/20। तो यहाँ से c कॉमन हो जाएगा और 20 - 1 तो 19/20 हो जाता है, n नॉट इंटू 20/90। n2 की वैल्यू
N2 इज इक्वल टू एन नॉट सी अपॉन सी। अब देखिए इससे दूर जा रहा है तो प्लस करेंगे, प्लस सी बाई 20, तो एन नॉट सी कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा और देखिए हो जाएगा 20/21। एन नॉट की जो वैल्यू है 256, पुट करिए 256 इंटू 20/19 और यहाँ पे 256 इंटू 20/21। जल्दी से कैलकुलेट करके इसका आंसर कर लीजिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 269.3 हर्ट्ज आएगा और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 243.8 हर्ट्ज आएगा, 0.8 हर्ट्ज। Moving to the next question, two tuning fork with natural frequency 340 Hz, देखिए इसका 340, उसका भी 340, each are moving relative to stationary observer as shown। ये दो बीच में stationary observer है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। The observer hear the beat frequency 3 Hz। बीट फ्रीक्वेंसी यानी ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी जो सुनेगा पहले सोर्स और दूसरे सोर्स से, उनके बीच जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा वह 3 है। तो कौन सा ज़्यादा होगा? तो कहेंगे N1 वाला जा रहा है, फिर N2 है, तो N1 इज इक्वल टू यहाँ पे 3 है, सॉरी N1 माइनस N2। N1 ज़्यादा है क्योंकि पास में जा रहा है, N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 3 हर्ट्ज। तो फाइंड आउट द स्पीड ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क। दोनों समान वेलोसिटी से चल रही हैं तो उसका दोनों को वेलोसिटी बताना है। चलिए तो निकालते हैं हम लोग। N1 सेम उसी टाइप का देखिए क्वेश्चन है, पहले अप्रोच कर रहा है, सोर्स मूव कर रहा है V से, स्पीड ऑफ साउंड 340 लेना है। चलिए तो N1 इज इक्वल टू, देखिए हम लोग लिखेंगे C माइनस V N0 पहले लिखिए, N0 C प्लस माइनस V हो ऑब्जर्वर रेस्ट में। पहले मैं N1 लिखने की कोशिश करूंगा, N1, ठीक है। तो C अपॉन C माइनस V। N2 यदि लिखूं मैं तो N0 C अपॉन C प्लस V। अब N1 माइनस N2, देखिए क्या होगा, N0 होगा बच्चों कॉमन और यहाँ से लिखेंगे C अपॉन C माइनस V माइनस C अपॉन C प्लस V। यहाँ से N0 नीचे लिखेंगे C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, C स्क्वायर माइनस V स्क्वायर, और देखिए इधर हो जाएगा C से मल्टीप्लाई, तो C स्क्वायर माइनस हो जाएगा प्लस CV, और इधर से भी देखिए प्लस CV यानी 2CB, C स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये लीजिए, जहाँ पे C की वैल्यू है 340 मीटर पर सेकेंड और फ्रिक्वेंसी भी है 340 हर्ट्ज, तो N0 और इसकी वैल्यू जब पुट करेंगे, और ये N1 माइनस N2 बराबर यहाँ पे दे रखा है 3 है, और C की वैल्यू पुट करेंगे, N0 की वैल्यू जब पुट करेंगे तो मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, कैलकुलेशन में आपके एंड पे छोड़ता हूँ, 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये आएगा, यानी दोनों 1.5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेंगे। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ट्रेन मूव टुवर्ड ईच अदर विथ सेम वेलोसिटी। दो ट्रेन बना लीजिए, सेम वेलोसिटी, इधर से भी और इधर से भी। If the pitch of the tone of whistle of 1 when heard by
अदर चेंज बाय 9/8 टाइम्स। मान लीजिए इसने साउंड प्रोड्यूस किया, इसको एक को सोर्स समझिए और एक को ऑब्जर्वर। यदि इसकी फ्रीक्वेंसी n नॉट है तो कह रहा है कि एक साउंड करता है तो दूसरा यदि सुनता है तो 9/8 टाइम्स ऑफ इनिशियल सुनाई देता है n नॉट। देन स्पीड ऑफ द स्ट्रेंथ, यहाँ पुट करिए n अपरेंट, फार्मूला लगाइए, इज इक्वल टू n नॉट c ऑब्जर्वर पास आ रहा है प्लस v अपॉन c सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है माइनस v। दोनों का ऑब्जर्वर और सोर्स की स्पीड दोनों की सेम है, और विच इज इक्वल टू 9/8 n नॉट गेट कैंसिल आउट and c is equal to 340 plus v upon 340 minus v is equal to 9/8। जल्दी से कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और जल्दी से हमें बता दीजिए तो आंसर कितना आएगा। यहाँ से 8 से मल्टीप्लाई होगा, इसमें 9 से मल्टीप्लाई होगा, 340 आएगा, और इधर 9 भी और 8 भी 70 भी। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 340/17 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ये होगा आपका आंसर 20 मीटर पर सेकेंड। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए व्हिसिल ऑफ फ्रीक्वेंसी 540 hertz is moving in a circle of radius 2 meter at constant angular speed 15 radian per second. What is the frequency bandwidth heard by the listener at rest a long distance away from the circle as shown? Take the speed of sound is 330 meter per second. इसमें क्या है, विसिल मूव कर रहा है और मूव करते हुए ऐसे घूम रहा है, तो कह रहा है कि किसी एक इंस्टेंट पे जो विसिल का एक ऐसा लोकेशन होगा जहाँ पे मैक्सिमम विसिल के साउंड सुनेगा, एक होगा कि मिनिमम। तो अब आपको पहले ये समझना है कि जब कुछ इधर होगा विसिल, जब इसका लोकेशन कुछ यहाँ पे होगा तो इसके v का डायरेक्शन टेंजेंट होता है, तो जब उसके तरफ जा रहा होगा, यानी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंटली खींचेंगे तो इसके कान की तरफ है डायरेक्ट, उस समय अप्रोचिंग है, उसके सोर्स के ऑब्जर्वर की तरफ अप्रोचिंग है, तो इस समय मैक्सिमम साउंड सुनाई देगा जिसकी फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी n1। और कुछ एक ऐसा लोकेशन होगा जहाँ पर ऐसे टेंजेंट यदि ड्रॉ करेंगे तो इसको इधर बाहर की तरफ भागता हुआ दिखाई देगा। इस समय तो अंदर, इस समय बाहर। इस समय जो फ्रीक्वेंसी इसकी जाएगी वह मिनिमम होगी, जो कि n2 होगा। कितनी वेलोसिटी होगी? 15 रेडियन पर सेकेंड दे रखा है, ओमेगा बराबर 15 रेडियन पर सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी n इज इक्वल टू 540 हर्ट्ज। देन तब अब जरा देखिए कि यहाँ पे ओमेगा है, n है, 540 हर्ट्ज 15 रेडियन पर सेकंड ये दिया हुआ है, और 2 मीटर के रेडियस में घूम रहा है, तो v बराबर ओमेगा इंटू आर होगा बेटा, और 15 इंटू 2, ये सर्कुलर मोशन का बेसिक कंसेप्ट है, इज इक्वल टू 30 मीटर पर सेकेंड। तो 30 मीटर पर सेकेंड से एक बार इधर अप्रोचिंग भी होगा, और 30 मीटर पर सेकेंड से एक बार दूर भी भागेगा। तो आइए अब पेन का कलर चेंज कर लेता हूं मैं, थोड़ी विजिबिलिटी और क्लियर हो जाएगी। n1 और n2, अब इस केस में यदि ध्यान से देखें तो यहां से मैं लिख सकता हूं कि देखिए n1 इज इक्वल टू c, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है ही, तो n नॉट
C/C-30 और N2 इज इक्वल टू N0 C/C+30। यदि वैल्यूज रख के देखें दोनों जगह तो यहाँ लिखेंगे 540 और C है आपका 330 और नीचे हो जाएगा 300 क्योंकि 30 माइनस हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 540 इंटू 330 डिवाइड बाई 360 तो ज़रा इसको आप कैलकुलेट यदि आप करते हैं तो N1 N2 को जला कर लीजिए तो जल्दी से N2 वाला कर लीजिए और N1 की वैल्यू देखिए, करिए जल्दी से। तो जब इसको कैलकुलेट आप करते हैं तो 594 आता है और ये आएगा 495 हर्ट्ज। ओके, अब क्वेश्चन में पूछा है कि बैंडविड्थ कितना होगा उसका, तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 99 हर्ट्ज। घटा दें, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर में आ भी चुका है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए पुलिसमैन ऑन ड्यूटी डिटेक्ट ए ड्रॉप ऑफ 10% इन द पिच ऑफ हॉर्न of a moving car as it crosses him. If the velocity of the sound is 330 meter per second, then calculate the speed of car. ये तो बहुत आसान है, फिर से वैसी टाइप का क्वेश्चन है। इधर से गया, इसे यहाँ पे ऑब्जर्वर रेस्ट में है, इधर से गया और फिर इधर निकल गया, ये N2 है, तो कह रहा है कि N1 जो सुनेगा N2 बाद का अपॉन N1 इंटू 100 बराबर 10% है। ठीक है, इज इक्वल टू 10। तो यहाँ N1 N2 और N1 की वैल्यू पुट करते हुए ये आसानी से अब इसको कैलकुलेट आप कर लीजिएगा, ये आसान सा क्वेश्चन है। डॉपलर इफेक्ट इन रिफ्लेक्टेड साउंड, जरा समझें आप इसे कि रिफ्लेक्टेड का क्या कंसेप्ट है यहाँ पे। तो ये जो कार है ये स्टेशनरी वॉल के तरफ इधर इस डायरेक्शन में साउंड प्रोड्यूस कर रही है। अब ज़रा देखिए, ये जो साउंड की फ्रीक्वेंसी मान लिया हमने कि ये N0 है और N0 और स्पीड ऑफ कार इज Vs। तो जब ये इधर जाएगा, इधर से जाने के बाद इससे टकराएगा, तो और टकराने के बाद फिर वापस भी आएगा। तो इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात कि ये जो साउंड जो क्रिएट करेगा उस समय ये जो है बिहेव करेगा, दिस वन इज बिहेव लाइक ए सोर्स। अब देखिए, सोर्स पहला टाइम, फर्स्ट टाइम ये सोर्स पे पहले बिहेव करेगा और ये वॉल जो है अभी ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। अभी समझिए, ऑब्जर्वर कितना इसके पास आता है, जो मिलेगा इसको वही रिफ्लेक्ट भी करेगा। अभी ध्यान से सुनिएगा, और जो रिफ्लेक्ट करेगा, जैसे मान लो जो इस पर इंसिडेंट हुआ Ni फ्रिक्वेंसी, वही इसकी रिफ्लेक्टेड साउंड भी होगा, उसकी फ्रिक्वेंसी Nr होगी। अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, अब अगेन अभी ऑब्जर्वर की तरह बिहेव कर रहा था, जब रिफ्लेक्ट करेगा तो दिस वन इज बिहेव लाइक ए सोर्स। ध्यान देना बेटा, अब ये सोर्स Nr से फ्रिक्वेंसी से यदि रिलीज करता है, अब ये कार इधर आ रहा है, अब इसको ये सुनाई देगा अगेन ये साउंड, और दिस सोर्स अब इसको सुनेगा, ये जो रिफ्लेक्टेड साउंड को कार का ड्राइवर सुनेगा, तब पहले जो सोर्स की तरह बिहेव कर रहा था अब कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये बिहेव करेगा लास्ट में ऑब्जर्वर की तरह। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? पहले समझिए, देखिए ये चीज़ों को। पहले कार ने साउंड प्रोड्यूस किया, पहले ये सोर्स की तरह बिहेव किया, वॉल के पास गया, वॉल ऑब्जर्वर की तरह बिहेव किया। ऑब्जर्वर, वॉल की प्रॉपर्टी क्या है, जो लेगा वही रिफ्लेक्ट कर देगा। तो ऑब्जर्वर की तरह पहले देखे वो कितना उसको मिलता है, एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, तो ये इसको मिलेगा और फिर एक रिफ्लेक्ट बैक भी करेगा। तो कितना मिलेगा, वह Ni है, वह Nr रिफ्लेक्ट करते ही वह सोर्स की तरह बिहेव करने लगेगा जितना। अब ये जैसे ही वह रिफ्लेक्ट करेगा या
इस सोर्स के लिए एक एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव करने लगेगा NR। अब इस फ्रीक्वेंसी को कार का ड्राइवर अगेन सुनेगा इसको, क्योंकि यह रिफ्लेक्टेड साउंड है। अब यह ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो ये था बेसिक कंसेप्ट अबाउट द रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड फ्रॉम द वॉल। अब देखिए कैसे सिचुएशन क्रिएट करें, जहां पे सबसे पहले लिखते हैं एन अपरेंट, जो कि एन आई होगा। 1 by 1 स्टेप सॉल्व करते हैं। एन आई इज इक्वल टू एन नॉट। अब देखो ऑब्जर्वर रेस्ट में है, यानी वॉल रेस्ट में है, सी अपॉन सी माइनस वी, ये लिख दिया हमने, क्योंकि सोर्स मूविंग है। ये सुनाई देगा, यही इंसिडेंट होगा, और यही इंसिडेंट ही हमारा रिफ्लेक्टेड होगा। और दिस वन इज अगेन बिहेव लाइक एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी की तरह बिहेव करेगा फॉर द रिफ्लेक्टेड साउंड। अब देखिए वहां से जो साउंड क्रिएट होगा और ये जब सुनेगा, तो इसको मैंने एन अपरेंट डैश कह दिया, जो कि फाइनल है, जो सुनाई देगा इसको कार के ड्राइवर को। तो वो मैं लिख रहा हूं बेटा, देखिए एक्चुअल फ्रीक्वेंसी एनआर जो चला वहां से, ऑब्जर्वर रेस्ट में, सोर्स अब सोर्स की तरह बिहेव करेगा जो कि रेस्ट में है। ऑब्जर्वर मूविंग है, ऑब्जर्वर कितने जा रहा है, तो कहेंगे वी से जा रहा है, या वी एस से, जो भी मान लीजिए यहाँ पे वी दे रखा हो, या वी सी या वी एस या वी सी, ठीक है। तो मैं अब लिखूंगा वी, सॉरी, सी पास जा रहा है प्लस वी अपॉन रेस्ट में है सोर्स, अब वॉल सोर्स है आपका। एनआर की वैल्यू देखिए पुट करते हैं वहां से, लिखेंगे हम लोग एन नॉट सी अपॉन सी माइनस वी इंटू, अब ये वाली वैल्यू सी प्लस वी अपॉन सी, सी से सी कैंसिल आउट, एंड द एन अपरेंट डैश फाइनल। यही है रिजल्ट आपका, जो कि मूविंग कार या मूविंग साउंड सोर्स किसी वॉल से रिफ्लेक्शन के पश्चात जो साउंड सुनेगा वो वैल्यू, तो सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। इस पे बेस्ड अभी हम लोग क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सेम वही सिचुएशन है, देखिए उसी को इस तरीके से आप जो भी पिछला एनालिसिस किए थे, कार इस वॉल की तरफ अप्रोच कर रही है, और ये जो है एक इमेजिनरी कार हमने मान लिया जो इधर आ रही है। तो यदि ऐसे सिचुएशन वॉल को हटा के सोचे कि जो रिफ्लेक्शन जो हो रहा है वैसे न समझते हुए यदि इसको ऐसे भी समझेंगे, तब भी वही रिजल्ट आने हैं कि एक कार जो है इधर आ रहा है और दूसरा कार का ड्राइवर सेम स्पीड से ये ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा जो कि इधर आ रहा है। तो कितना साउंड सुनेगा, तो देखिए एन अपरेंट डैश से शो कर रहा था हम लोगों ने, एन नॉट सी मूविंग है सी प्लस वी अपॉन सी माइनस वी, यही था, यही फाइनल रिजल्ट आया था लास्ट में। देखिए ये रिजल्ट आया था, यही रिजल्ट है। ऐसा कब, जब रिफ्लेक्शन हो, तो मान लें कि ये जो कार है एक इमेजिनरी कार जो है जो इस दीवार के पीछे है और वो सेम स्पीड से इधर आ रही है, तो दोनों सिचुएशन एक जैसा हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए क्या है, ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज is moving toward a wall with velocity 5 meter per second as shown. Sorry. Find the beat frequency heard by observer. Take speed of sound is 330 meter per second. यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड, तो पहले यहाँ से यहाँ जाके टकराएगा और ऐसे वापस आएगा, और ये ऑब्जर्वर रेस्ट में है। तो जो देखिए जो इससे टकरा कर चलेगा, यानी जो रिफ्लेक्टेड होगा, ये भी रेस्ट में है, ये क्योंकि यह जो सोर्स है अगेन जब बिहेव करेगा रिफ्लेक्टेड साउंड की तरह, तो यह रेस्ट में है और ये भी रेस्ट में है। तो जो वह रिफ्लेक्ट करेगा वही इसको सुनाई भी देगा, क्योंकि दोनों रेस्ट में है। तो कोई भी डॉपलर इफेक्ट नहीं होगा, कोई रिलेटिव चेंज नहीं आने वाला है। तो
एक तो समझे कि जो रिफ्लेक्टेड होगा वो सुनेगा, और एक साउंड, यानी एक तो साउंड गया टकरा के वापस आया, और एक सोर्स जब साउंड क्रिएट किया एक डायरेक्ट यहीं से सुन लेगा। तो उन दोनों के बीच में जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वही बीट है। कैलकुलेट कीजिए, जरा कीजिए कैलकुलेट। आइए देखते हैं। जो इधर से डायरेक्ट सुनेगा उसको मैंने N1 लिखा, और N1 इज इक्वल टू, मैं लिखूंगा यहाँ से, देखिए डायरेक्ट तो C, पहले N0 लिख लेते हैं, N0 C, और ऑब्जर्वर रेस्ट में है इसलिए C माइनस, और स्पीड ऑफ सोर्स इज 5। उससे अवे जा रहा है, देखिए इसके पास आता तो घटता, इससे दूर जा रहा है तो प्लस। तो वैल्यू पुट करें, N1 इज इक्वल टू 256 इंटू 330 डिवाइड बाई 335। अब रिफ्लेक्टेड की यदि बात करें कि ये कितना सुनेगा, तो जो इस पे जाएगा इंसिडेंट होगा वही रिफ्लेक्टेड होगा। तो Ni इज इक्वल टू, यहाँ से लिखेंगे जो साउंड ये क्रिएट करेगा N0, और ये ऑब्जर्वर की तरफ भी है जो कि रेस्ट में C अपॉन C माइनस V, V इज 5। तो N0 256 इंटू 330 डिवाइड बाई 225। तो ये N इनिशियल हो गया, और यही हमारा जो इंसिडेंट होगा वही हमारा रिफ्लेक्टेड होगा, और यही इसको अगेन ये जो सुनाई देगा इसको मान लो N2 कह दिया, यही हमारा N2 होगा, और ये हमारा N1 है, वो हमारा N2 है। दोनों की वैल्यू जल्दी से बता दीजिए तो कितना आएगा, कीजिए तो जल्दी से। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये जो वैल्यू है 252.2 हर्ट्ज आएगा, और जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो 256.8 आएगा, ठीक है, हर्ट्ज। अब देखिए इधर N1 दिया है, इधर N2 दिया है। अब आपको दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है, तो डिफरेंस आप कैलकुलेट कर लीजिए। 256 ना आके ये जो कैलकुलेशन है ये 259 आएगा, मतलब 259 पॉइंट। तो जब कैलकुलेट करेंगे ये N1 माइनस N2 का जो डिफरेंस होगा विच इज इक्वल टू 7.6 हर्ट्ज आएगा। ओके, a stationary source, the next question is, a stationary source produces sound of constant frequency. A wall approaches it at 20 centimeter per second. Find by what percent wavelength of reflected sound will be changed. Take speed of sound is 320 meter per second. तो चलिए ये मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिएगा। और डॉपलर इफेक्ट व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर मूविंग अलोंग द डिफरेंट लाइन है, तो आर नॉट मूविंग द सेम लाइन या डिफरेंट लाइन। तो ये देखिए ये आपका बच्चों सोर्स है, कोई भी कार, ये देखिए यहाँ से V1 मान लिया वेलोसिटी से इधर जा रहा है, और ये दूसरा है जो कि V2 से इधर जा रहा है। अब इसमें दो बातें हो सकती हैं कि देखिए कोई एक सोर्स की तरह बिहेव करेगा, कोई एक ऑब्जर्वर की तरह बिहेव करेगा। तो मान लिया कि ये हमारा सोर्स है,
जो कि हॉर्न कर रहा है एन नॉट फ्रीक्वेंसी से। अब इसमें ध्यान देने वाली बात कि अभी तक हम जो भी इक्वेशन पढ़ रहे थे एन नॉट सी प्लस माइनस वी ओ अपॉन सी माइनस प्लस वी एस, यह कब था? जब सोर्स एंड ऑब्जर्वर एक ही लाइन पे मूव कर रहे थे, बोथ आर मूविंग एट द सेम लाइन। बट यहाँ पे दोनों एक लाइन पे नहीं मूव कर रहे हैं, तो हमारा अप्रोच क्या होगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि दोनों को पहले ऐसे मिला लेंगे और इस एंगल को θ1 कहेंगे और इस एंगल को θ2 कहेंगे, ठीक है। और V1 को ब्रेक कर लीजिए, तो V1 या इसको Vs कह दें, सोर्स की तरह बिहेव करा तो कुछ Vs लिख देते हैं ताकि, चलिए Vs, तो इसको लिखेंगे Vs को इधर ब्रेक किया और एक इसके परपेंडिकुलर, देखिए इधर लिखेंगे Vs cos θ1 और इधर हो जाएगा Vs sin θ1। तो कौन से ऐसा कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है जो कि कार 2 के तरफ अप्रोच कर रहा है? अब देखिए V2 है, V2 को हम ब्रेक कर लेते हैं, इधर V2 cos θ2 और यहाँ पे इसके जस्ट परपेंडिकुलर देखिए एक इधर आएगा और एक इधर ऐसे जाएगा, ऐसे। इधर होगा V2 cos θ2, ये हो गया, ठीक है। जैसे इसको इधर इधर तोड़ दिया, इसको भी इसको भी तोड़ दिया। अब ये जो है आपका एक्चुअल सोर्स वेलोसिटी हो गया और यह एक्चुअल आपका ऑब्जर्वर वेलोसिटी हो गया। तो ऑब्जर्वर को मैं V2 न लिख के मैं ऑब्जर्वर की वेलोसिटी लिख देता हूं, तो VO या V0 जो भी आप पढ़ते थे उस फॉर्म में लिख दिया। तो जो फॉर्मूला है N अपरेंट इज इक्वल टू N नॉट C प्लस माइनस, ध्यान दीजिएगा पहले प्लस माइनस ऑब्जर्वर की, ऑब्जर्वर क्या है? अब यहां पे ये नहीं कि यही आप रखेंगे, डिपेंड थीटा बदलेगा तो वैल्यू साइन में भी कन्वर्ट हो सकती है, डिपेंड करता थीटा कहां से दिया हुआ है। तो आपको वह स्पीड रखना है ऑब्जर्वर की जो सोर्स के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ हो। तो यहां पे है VO cos θ2, ये है, इसलिए इसको यहां पे ये रखा, डिवाइड बाई C माइनस प्लस Vs, वह वेलोसिटी जो सोर्स और ऑब्जर्वर के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ हो, cos θ1। Then the formula will be modified in this form। मुझे लगता है आप लोग समझ चुके होंगे आखिर किस तरीके से अप्रोच बनाना है और कैसे चलना है, ठीक है। देखिए इस पे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। ए कार इज अप्रोचिंग ए क्रॉसिंग एट ए स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे दे रखा है 50 मीटर पर सेकेंड, एंड साउंड ए हॉर्न ऑफ 400 हर्ट्ज when मीटर है, मीटर फ्रॉम द क्रॉसिंग, what is the frequency heard by observer 800 meter from the crossing as shown, take the speed of sound is 330 meter per second। तो जरा देखें आप, ये तो रेस्ट में है, तो ऑब्जर्वर को रेस्ट में हमने ऐसे कर दिया 0। अब V को हम ब्रेक कर रहे हैं, इधर देखिए इस एंगल को यदि मैं थीटा कहूँ तो इधर यदि ब्रेक करेंगे तो V cos थीटा और इधर लिखूंगा V sin थीटा। अब फॉर्मूला लिखते हैं N अपरेंट इज इक्वल टू N नॉट C अपॉन C माइनस V
अब देखिए एन नॉट की वैल्यू पहले पुट कर लेते हैं। एन नॉट इज इक्वल टू 400 इंटू सी इज 330 डिवाइड बाई 330 माइनस वी, और v क्या, v cos थीटा यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो कंपोनेंट, तो v आपका है 50 और cos थीटा देखिए ध्यान से क्या लिखेंगे हम लोग। तो इसको हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। तो थीटा जो है ये है 600, ये है 800, तो ये होगा 1000। तो cos थीटा इज इक्वल टू 6/10 यानी 3/5, 3/5 लिख दिया यहाँ पे हमने। 5 से ये हो जाएगा 10, कैंसिल होके ये जगह 30, ये जगह 330, यानी 400 इंटू 330 डिवाइड बाई 300, 2 जीरो देखिए कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू 110 दैट इज इक्वल टू 440 हर्ट्ज। दैट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यानी वह कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो कि सोर्स के या ऑब्जर्वर के अलोंग हो, उस दोनों के लाइन ज्वाइनिंग की तरफ ही रखना है। ये देखिए क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, कुछ क्वेश्चन आपका खुद से ट्राई करेंगे। ए सोर्स ऑफ साउंड ऑफ वेलोसिटी 1800 हर्ट्ज मूव यूनिफॉर्मली अलोंग द स्ट्रेट लाइन। An observer is located at a distance 250 meter from the line of motion of the source as shown. Find the frequency heard by observer at the moment source get closest to him, given that the velocity of the source is 80% that of speed of sound. तो 80% यानी यहाँ से देखिए जब साउंड सोर्स क्रिएट करेगा तो आप ये समझिएगा कि जब ये यहाँ पे पहुँचने वाला होगा, यानी यहाँ पे जब पहुँचेगा उस समय जो साउंड सुनाई देगा कुछ इसके पहले का होगा। तो टाइम कांस्टेंट दोनों के लिए सेम कीजिएगा, बाकी चीज़ें आप खुद से इसको सॉल्व करिएगा, ठीक है। दिया है ए सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी एन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एंड एक्सेलरेशन ए। अब देखिए यहाँ पे एक्सेलरेशन का बेस्ड अभी एक भी क्वेश्चन नहीं दिया था, और इसलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एक्सेलरेशन ए एट टी इज इक्वल टू 0 अलोंग द स्ट्रेट लाइन। तो ये देखिए आपका ये सोर्स है और ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो पहले ये समझिए कि जो वेवलेंथ जाएगा जो कि लैम्डा नॉट होगा, अब वह किसी टाइम इंटरवल में या एक टाइम इंटरवल में वह कुछ डिस्टेंस और भी मूव कर जाएगा सोर्स, जिसको मैं ये डिस्टेंस मान लिया कि ये डिस्टेंस मूव करेगा, और दैट डिस्टेंस विल बी हाफ AT स्क्वायर। UT तो 0 होगा, ए आपको दिया है और T स्क्वायर। तो इफेक्टिव जो डिस्टेंस होगा जो कि लैम्डा अपरेंट उसकी तरफ जाएगा, विच इज इक्वल टू लैम्डा अपरेंट इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस हाफ A इंटू टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की वैल्यू हम लोग चलिए बाद में पुट कर लेंगे, ठीक है, ये आएगा। अब कह रहा कि यही जो फर्स्ट वेवलेंथ है जब उसके स्टेशनरी ऑब्जर्वर के पास जब पहुंचेगा, कह रहा कि फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या मिलेगी, तो एन अपरेंट। फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेकंड फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है यहाँ पे, देखिए पहले जो होगा हाफ AT स्क्वायर की वैल्यू अलग होगी, दूसरे के लिए एक्सेलरेट कर जाएगा क्योंकि इस टाइम के बाद उसके पास कुछ वेलोसिटी हो जाएगा, तो अगले वेवलेंथ में से UT प्लस हाफ AT स्क्वायर घटेगा, फिर अगले में से और भी बढ़ जाएगा, यानी धीरे धीरे वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, इफेक्टिव वेवलेंथ है ना, यानी लैम्डा अपरेंट की वैल्यू धीरे धीरे छोटी होती जाएगी। जब लैम्डा की वैल्यू छोटी होती जाएगी फ्रीक्वेंसी और बढ़ती चली जाएगी, ये होगा। तो इसलिए कहा जाएगा पहला वाला, तो पहले वाले में हाफ AT स्क्वायर ही घटेगा। तो यहाँ से लिखेंगे C अपॉन लैम्डा अपरेंट, और आप देखें यहाँ से C अपॉन लैम्डा अपरेंट की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ लैम्डा नॉट माइनस हाफ A, एंड
टी स्क्वायर, देखिए टी बराबर 1/n0 लिखते हैं, तो यहाँ पे n0 का स्क्वायर लिख दिया, और लेमडा नॉट को मान लीजिए हम सी के फॉर्म में यदि लिखना चाहें तो n अपरेंट इज इक्वल टू सी अपॉन लेमडा नॉट को c/n0 लिख देता हूं मैं, c/n0 माइनस a अपॉन 2n0 का स्क्वायर, तो 2n0 एलसीएम ले लिया, ऊपर भेज दिया इसको, तो 2n0 का स्क्वायर इंटू सी डिवाइड बाई 2n0, तो 2n0 c माइनस a इज इक्वल टू n अपरेंट। इसके बाद का बाकी सब कैलकुलेशन था और कुछ नहीं, इतनी चीजें। क्लियर है? ओके। तो ये था बच्चों अभी तक का जो हमने चीजें देखी। डॉपलर इफेक्ट पे देखिए क्या क्या चीजें हम लोगों ने पढ़ी। पहले कि जब सोर्स मूविंग होगा, ऑब्जर्वर रेस्ट में होगा, तो क्या रिलेशन होगा। इससे पहले ऑब्जर्वर मूविंग था, सोर्स रेस्ट में था, ये क्या होगा। फिर उसके बाद दोनों मूविंग होंगे तब क्या रिलेशन बनेगा, ये जनरल रिलेशन जो सारे कंडीशन को वह एक साथ कंक्लूड करता है। फिर हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करना शुरू किए। देखिए कई सारे क्वेश्चंस के सारे क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और फार्मूले से रिलेट कीजिए, कैसे फार्मूला अप्लाई हो रहा है। निश्चित रूप से आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, पर इसको बार बार आप रिवाइज करिएगा। देखिए फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन का कंसेप्ट हुआ। रिफ्लेक्शन पे किस तरीके से वह पहले ऑब्जर्वर फिर सोर्स की तरह बिहेव करने लगता है, कैसा फिर हमने फिर डिफरेंट लाइन पे यदि सोर्स और ऑब्जर्वर मूव करेंगे तो किस तरीके से कंपोनेंट बेस्ड, यानी उन दोनों को कंपोनेंट में ब्रेक कर देंगे। फिर उसके बाद अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग स्पीड ऑफ सोर्स और स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर को हम लोग देखेंगे। और फिर एक्सेलरेटेड मोशन में होगा तब क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी हैं। ये था सिलेबस बच्चों सिंपल हार्मोनिक वेव का, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच, और चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच बच्चों, ऑल द बेस्ट। आप बढ़िया करिए, अच्छे से रिवाइज करिए, यही हमारी आपसे आशा है। थैंक यू वेरी मच। ऑन इज टू ऑन स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए इज टू ऑन पर बने रहिए।